बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आपके पेपरों में आ चुका है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 3 में ना वन डायमेंशनल मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन आज का लेक्चर एक बड़ा ही खास अहमियत का हामिल है। थोड़ा सा लेक्चर आज का लेंथी होगा तो आपने परेशान नहीं होना। मैं इंशाल्लाह एक ही लेक्चर में प्रोजेक्टाइल के मतलब हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इसका इंट्रोडक्शन, इनिशियल वेलोसिटी, हर एक चीज़ कवर करूंगा। तो आपने बड़े ही तवज्जो से एक एक लेक्चर को सुनना है। कोशिश करूंगा साथ साथ हर जो भी टॉपिक हो उसके साथ MCQs आपको ज़रूर करवाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोजेक्ट किसी चीज़ को आगे बढ़ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसी क्या खास बात है? अच्छा, ज़रा इसको पढ़ने से पहले आप लोग ज़रा तवज्जो कीजिएगा कि इससे पहले ना हमने एक बॉल है और वो वन डायमेंशनल में मूव करती जा रही है, ठीक है, ज़मीन पे सीधी मूव कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या आप किसी भी बॉल को ऊपर अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक हो गया, तो इसको भी वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ या तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो तब भी ये वन डायमेंशनल मोशन है। अगर वो चीज़ ऊपर को अपवर्ड मूव कर रही है तो तब भी वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन प्रोजेक्टाइल एक टू डायमेंशनल मोशन है। अब ये तो वो कॉन्सेप्ट थे जो हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे। पूरे चैप्टर में हमने 1D मोशन को पढ़ा है, लेकिन आज हम 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ेंगे। लेकिन चंद अहम बातें याद रखिएगा बच्चे, जब हम 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ते हैं ना, अगर कोई बॉडी यूं सीधा मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो वो बॉडी टाइम के बराबर हिस्सों में बराबर फासला तय करती है। यानी कि इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बॉल है ना, तो बराबर फासलों में बराबर टाइम के अंदर वो एक जैसा फासला तय कर रही है। यानी कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम कह सकते हैं कि उसकी एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होगा, AX = 0, क्योंकि जब हम किसी भी बॉल को हिट करते हैं ना एक्स एक्सिस में, तो वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करती है। आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसकी फिक्स है। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैंने अगर इस बॉल को वेलोसिटी दी है 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये इसका एक्सेलरेशन है कि अब ज़रा सुनिएगा, मैं कहता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे जैसे ये बॉल ऊपर को जाती है ना, तो इसकी शुरू में वो ज़्यादा फासला तय करती है। उसकी स्पीड हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है 20, उसके बाद उसकी स्पीड हो जाती है 10, उसके बाद हो जाती है जी 0। यानी कि फाइनल वेलोसिटी जब 0 होती है उसके बाद वो रिटर्न बैक वापस आना शुरू हो जाती है। ये 20 है, ये 10 मीटर पर सेकेंड। आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा ना, G = 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड, ms-2। अब मैंने इसका बेसिक फ़र्क आपको बताया ना, ms-1/s। इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, इस G का मतलब ही यही है कि 1 सेकंड के अंदर बॉडी आपका 10 मीटर पर सेकंड, जब आप ऊपर को फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी 10 कम होती जाएगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी 10, देखे ना, जब आप ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर 10, 20, 30, 40, फिर बढ़ती जाएगी। जब आप ज़मीन के करीब आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जब आप ज़मीन से दूर जाएंगे तो वेलोसिटी कम होगी। यानी कि जब आप ऊपर को जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक्स एक्सिस में देखते हैं तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसी वजह से तो उसका एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन वाई एक्सिस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो या तो कम हो रहा है या इंक्रीज कर रहा है। इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ही यही है कि 1 सेकंड के अंदर या तो 10-10 की कमी आ रही है या 10-10 का इजाफा हो रहा है। तो मैं ये दोनों चीज़ों में फ़र्क ये वाज़ह करना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमने पूरे चैप्टर के अंदर 1 डायमेंशनल मोशन को पढ़ा है, एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन वाई एक्सिस के अंदर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, मतलब वो 10 की कमी आती जाती है। तो ये बताना चाह रहा हूँ, यानी कि
ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं ना, जब वो ज़मीन से दूर जाती है तो माइनस जी, लेकिन जब आप उसी चीज़ को नीचे की तरफ फेंकते हैं, जब वो ज़मीन के करीब आएगी तो प्लस जी। अब ये 3 MCQs आपने याद रखने हैं। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। वाई एक्सिस में जब वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा, माइनस जी, और जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस जी। तो ये तो थी 1 डायमेंशनल के मुतालिक बातें, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। आप कहेंगे सर प्रोजेक्टाइल तो होता ही 2 डायमेंशनल है, आप हमें क्यों ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं? बच्चे आप ये फिक्रा ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ अ 1 डायमेंशनल मोशन। असल डेफिनेशन इसकी ये है कि प्रोजेक्टाइल वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो 1 डायमेंशन है ना, ये भी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 2 1 डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। जब ये आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ होगा तो अब मैंने इसी चीज़ को मिक्स करना है, हमने इसी को तो 2 डायमेंशनल पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा, आपको बात समझ आई? मैं इधर लिख देता हूं अपनी बात को कि प्रोजेक्टाइल, ये साइड पे आप लिख लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल कंसिस्ट ऑफ 2 1 डायमेंशनल मोशन। अब ये बात पता नहीं आपको समझ आई है या नहीं आई, मैं कोशिश करता हूं जरा इस बात को तवज्जो से समझें। कहता अगर हम इस तरह के ना प्रोजेक्टाइल इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, लेकिन इससे भी बेहतर है कि हम यूं ना कहें कि प्रोजेक्टाइल इज अ 1 डायमेंशनल मोशन। 2 का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि ये 2 तरह की 1 डायमेंशनल मोशन है जो प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल 2 तरह की 1 डायमेंशनल मोशन है। 2 तरह की कौन सी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मैंने बेसिक फर्क बताया है, तो ये आप इस चीज को नोट कीजिएगा काइंडली। तो जी बेटा अब जरा जहन में रखिएगा, 2 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं बच्चे। एक होती है लीनियर प्रोजेक्टाइल, और दूसरी होती है बेटा ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ओब्लीक कहते हैं तिरछी, टेढ़ी। अगर एंगल 0 डिग्री से लेस हो, इफ द एंगल इज लेस देन 0 डिग्री, दिस इज कॉल्ड लीनियर प्रोजेक्टाइल। एंड इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। और हमारी बुक के अंदर जो डिस्कस है वो ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है। एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ये इसके दरमियान एंगल हो, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन लिखता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन की। बेटा क्या आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन? 2 डायमेंशनल मोशन under constant acceleration, 2-dimensional motion under constant acceleration due to inertia and gravity। अच्छा, कुछ किताबों में तो लिखा हुआ ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, ऐसा नहीं है, इनर्शिया भी इन्वॉल्व है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता है कि जब बॉडी एक्स एक्सिस में मूव करता है, जो बॉडी आगे को मूव करता है ना एक्स एक्सिस में, वो इनर्शिया की वजह से है, और जो बॉडी वाई एक्सिस में मूव करता है वो ग्रेविटी की वजह से है। तो ये कहना जरूरी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू इनर्शिया एंड ग्रेविटी। अब आप जरा गौर करें कि इनर्शिया में हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया एंड वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात बच्चे ज़हन में रखिएगा, मैं इधर लिख भी देता हूं, ये बात आप लोग जरा नोट कीजिएगा। नोट हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से होती है जी? इनर्शिया की वजह से। और वर्टिकल मोशन किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया, वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी।
तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने पहले बात समझाई है। अगर आप ये कहें ना, अब आप ये देखें, ये एक्स एक्सिस में मोशन है और ग्रेविटी वाली वाई एक्सिस में, तो ये फिर बेहतर नहीं है कि हम ये लिखें कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू वन डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू वन डायमेंशनल मोशन, कि ये जो दो तरह की वन डायमेंशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आता है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ठीक है बेटा, अब आप जरा तवज्जो करें कि मैंने डेफिनेशन समझाई है। अब इसकी मैंने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिस्ट ऑफ अ टू वन डायमेंशनल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू इनर्शिया, वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चे इसकी एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, मैं जरा वो एग्जांपल भी लिख देता हूं आपकी बुक। एग्जांपल्स जी बेटा, एग्जांपल्स क्या क्या होंगी जी? नंबर 1, ए फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर। एक प्लेयर जो फुटबॉल को किक मारता है उसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो फुटबॉल आगे भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। ए मिसाइल, इसको मिजल पढ़ते हैं, उर्दू में हम मिसाइल पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन मिजल है। ए मिसाइल कह लें या मिजल कह लें, ठीक है। इज प्रोजेक्टेड एट लॉन्चिंग पैड। नंबर 3 एग्जाम्पल क्या आ जाएगी इसकी? ए बॉल इज थ्रोन बाय अ क्रिकेटर। ए बॉल इज थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, यानी कि क्रिकेट के ग्राउंड में एक खिलाड़ी खड़ा है, वो बॉल को यूं फेंकेगा तो उसकी मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। और जो प्रोजेक्टाइल जो लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होता है उसकी मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन है। और फुटबॉल को, अगर इधर फुटबॉल पड़ा है उसको किक करें तो वो यूं फ्लाई करेगा ना, तो उसकी डायमेंशन को भी टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एंड अगर हम किसी गन से फायर करें तो उसकी मोशन भी टू डायमेंशनल मोशन होगी। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल हैं। तो आइए अब हम इसकी ना डायग्राम डिस्कस करते हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपने बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम को समझना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, अभी हमने ये ओरिजिन से कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है, यहां से मैंने किक मारी है इसको यूं करके, अब ये यूं फ्लाई करेगा। किस तरह फ्लाई करेगा देखें। अब मसला पता है क्या है, ये जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, ये आइडियल प्रोजेक्टाइल है, रियल प्रोजेक्टाइल नहीं है। मसलन जब आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो जाहिर बात है एयर भी होगी, वो फुटबॉल हो सकता है स्पिन भी करे, एयर को भी इग्नोर कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर कर रहे हैं, विंड को भी इग्नोर कर रहे हैं, अगर कोई हवा तेजी से चल रही हो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं हम। और अगर हो सकता है कि जब आप किसी चीज को फेंकें या फुटबॉल या बॉल को, तो वो बॉल स्पिन भी तो कर सकती है ना। ये मूव करना और स्पिन करना अलग अलग चीजें हैं, तो हम स्पिनिंग मोशन को भी इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बुक में डिस्कस है वो आइडियल प्रोजेक्टाइल है, तो आइडियल प्रोजेक्टाइल में हम इन चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई फुटबॉल है, आइडियल प्रोजेक्टाइल मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जरा तवज्जो से आपने इस चीज को समझना है, ठीक हो गया। अब ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये वी एक्स है, दिस इज वी एक्स, और ये आ जाएगा बेटा वी वाई, ये वाला, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी वी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, इसको आप वी आई एक्स कह लें, ये वी आई वाई है, और ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। अब आपने इस पॉइंट पे एक प्रोजेक्टाइल पड़ा है, कोई भी चीज है, फुटबॉल है या बॉल है, आपने उसको किक मारी है, उसकी वजह पता है क्या, हम इसको कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसकी वजह जो जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, बेटा ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई उसी वक्त होती हैं जब हम वन डायमेंशनल मोशन को डिस्कस कर रहे हो, जबकि हम तो पढ़ रहे हैं टू डायमेंशनल।
तो अगर हम टू डायमेंशनल मोशन को कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी है कि हम इस चीज को एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करें। हम कंपोनेंट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ओनली अप्लाई कब होती है? वन डायमेंशनल मोशन में। वो अगर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो फिर उन इक्वेशन को अप्लाई करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये बॉडी यूं जाएगा ना, मैं इसका पाथ थोड़ा सा बनाता हूं। ये मैंने डॉटेड से इसको शो किया है। अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये फुटबॉल या कोई चीज है। अच्छा, अब मैंने फुटबॉल को किक किया, ये यूं फ्लाई कर रहा है। बेटा तवज्जो कीजिएगा, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी vx vy, जब आपका जो फुटबॉल है वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा? ये उसका y कंपोनेंट ऊपर को आएगा, मैं इसको सिंपल vy कहते हैं, और ये उसका x कंपोनेंट आ जाएगा इधर को, दिस इज vx। ठीक हो गया। अब आपको जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपने वो चीज गौर करनी है। इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट रह जाएगा, दिस इज vx ओनली, और इस पॉइंट पे जो y कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा वेलोसिटी का। और ये पेपर में MCQs भी आता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो नहीं। बच्चे ये गलती करते हैं बच्चे अक्सर, कि जब आप प्रोजेक्टाइल को हिट करते हैं ना तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो है। देखना, अगर वेलोसिटी ही जीरो होगी तो वो तो उसको तो नीचे गिर जाना चाहिए। वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो। एक्स एक्सिस में सिर्फ मूव करेगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा, जब ये तो है ऊपर को जाते हुए, अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, अब हाईएस्ट पॉइंट के बाद वो वापस आना शुरू हुआ है तो उसकी मोशन कैसी होगी? मसलन मैं अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं तो ये आ जाएगी नीचे को, डाउनवर्ड। अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना, यानी कि एक्स एक्सिस में तो एज इट इज आ जाएगी ना, एक्स एक्सिस में vx, लेकिन अब आप तवज्जो करें, पहले वो चीज ऊपर को जा रही थी तो y कंपोनेंट अपवर्ड था, अब वो वापस आ रही है तो y कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा बच्चे, दिस इज vy। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे ये x कंपोनेंट होगा। अच्छा, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये एंगल थीटा ही रहेगा। जब इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे ना, एंगल थीटा ये बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना हमने, और जब वापस आएंगे तो फिर इधर ना एंगल ले लीजिएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेना है। ये जो रेड वाला एंगल शो हो रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ है। अच्छा, भाई इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चे? ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब बॉडी यू मूव नीचे को कर रहा है ना, ये नीचे को, तो दिस इज vy। ठीक है, अब आप जरा इस चीज को नोट कीजिएगा, तो जरा तवज्जो करें कि vy नीचे को है ना, तो इधर को ये रेड वाला जो हम शो कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे बन जाएगा बच्चे, ये वेलोसिटी v है, ये है उसका x कंपोनेंट, तो इधर को एंगल क्या बनेगा जी? थीटा। अब आप जरा गौर करें कि मैंने एक फुटबॉल की ट्रैजेक्टरी को डिस्कस की है। इस पूरी मोशन के अंदर अगर आप देखें ना, तो x कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि x एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो मैं ये कह सकता हूं कि x एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। x एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ये बात आपने जहन में रखनी है, आगे जब हम प्रूव करेंगे तो ये यूज होगा। ax इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ, थ्योरी में MCQs भी आता है। The x component of the acceleration is zero because the velocity is constant in the x axis horizontal direction में। लेकिन अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही, इधर जीरो हो गई थी। ठीक है, जब आप ऊपर को जा रहे हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव है, ठीक, सॉरी, जब आप जमीन से दूर जा रहे हैं ना तो g नेगेटिव है, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो g पॉजिटिव है। लेकिन अब हम इनिशियल पॉइंट को देखेंगे कि हमने शुरू कहां से किया है। ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो मैं क्या लिखूंगा? ay इज इक्वल टू माइनस जी। तो बच्चे ये दो बातें आपने ना जहन में रखनी है। ठीक है, और ये जो पाथ है ना, इसका पाथ, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। ये जरा तवज्जो कीजिएगा, मैं इधर लिख देता हूं ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन।
ट्रैजेक्टरी की डेफिनेशन बेटा क्या आ जाएगी, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ये ट्रैजेक्टरी है। इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। और बच्चे जो इस तरह की शेप है ना, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड पैराबोला। ये इस शेप को आप पैराबोलिक शेप कहते हैं। तो ये बात एमसीक्यूज के लिए ना आपने याद रखनी है कि प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी बनती है उसकी शेप किस तरह की होती है, पैराबोला। ये इस तरह की शेप को मैथमेटिक्स के अंदर ना उसको पैराबोला शेप कहते हैं। तो ठीक है बच्चे, ये चीज़ आप नोट करें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जी बेटा, अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस किसका, इस ओब्लीक प्रोजेक्टाइल का। तो आपने ये दो एमसीक्यू जरूर जहन में रखने हैं, ठीक है। अब ये ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी कब आएगा, जब आप जमीन से दूर जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किस में होता है, एक्स एक्सिस में। तो आप ना सब के साथ एक्स एक्स लिख दें, एक्स, ए के साथ भी एक्स, टाइम के साथ नहीं लिखेंगे। तो आप एस की जगह पे क्या लिख देंगे, एक्स, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो क्या आ जाएगा जी आपके पास आंसर, वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2। अब ए एक्स कितना था, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का एक्सेशन 0 है ना, इंटू टी स्केयर। अब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये वही फार्मूला नहीं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी, लाइक उस तरह है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। अब वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आपने सबके साथ क्या लिखना है, वाई, ए के साथ भी वाई आएगा। तो क्या आ जाएगा जी, एस की जगह पे आप वाई लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस। तो बच्चा क्या आ जाएगा, वी आई वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्केयर। माइनस को आप बाहर निकाल लें, क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्केयर। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी वर्टिकल डिस्टेंस। तो अब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट किया है। आपने इन दोनों की इक्वेशन ना जहन में रखनी है एमसीक्यूज के लिहाज से भी। तो अब हम स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। ये तो था ना ज़मीन से ज़मीन तक का, ज़मीन से ज़मीन तक। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक चीज़ को ज़मीन से नहीं फेंक रहे, मिसाल के तौर पर आप तीसरी चौथी मंजिल पे गए हुए हैं, तो आप बिल्डिंग से ऊपर से किसी चीज़ को फेंकें। तो जब आप ऊपर से किसी चीज़ को फेंकेंगे, जिसको थ्रो करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, जहाज़ फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग। एरोप्लेन में से कोई चीज़ गिरेगी, तो जब एरोप्लेन में से कोई चीज़ गिरेगी, जब एरोप्लेन आगे को जाएगा तो वो चीज़ भी यूँ नहीं गिरेगी कि फॉर एग्जांपल अगर जहाज़ से कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो यूँ आएगी। आप बात समझ रहे हैं। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगी ना, तो बच्चे उसकी वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई डाउनवर्ड आ रहा है ना, एक्स कंपोनेंट वाई। अब इसमें आपने याद क्या क्या रखना है, अब हम इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे और वर्टिकल। तो निकालें जी जरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हेडिंग लगाएं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और उसके बाद हम निकालेंगे जी वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा बच्चे जरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, बच्चे बताएं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में सबके साथ एक्स एक्स लिखना है। तो एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, तो क्या आ जाएगा वी आई एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स कितना आ जाएगा, 0। ए एक्स 0 क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना,
तो ये बात आपने जहन में रखनी है, जब कुछ चीज़ ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्स कंपोनेंट रिमेन सेम, तो एक्स एक्सिस का एक्सेशन इधर भी जीरो है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो ये आपके पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा, कुछ आपको हैरानगी हुई इक्वेशन देखकर या नहीं? हैरानगी ये है कि जब हमने ज़मीन से ज़मीन तक फेंका था तब भी आंसर यही आया, s इज इक्वल टू वी टी या x इज इक्वल टू वी टी। जब हमने ऊपर से किसी चीज़ को फेंका तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है, तो पता चला x एक्सिस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम है। इससे साबित ये हुआ कि x कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसी वजह से तो x कंपोनेंट का एक्सेशन जीरो है। बेशक आप ज़मीन से ज़मीन तक आए या ऊपर से नीचे आए, तो दोनों केसेस में x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो बच्चे अब वर्टिकल डिस्टेंस निकालें जी। वर्टिकल डिस्टेंस, तो बच्चे क्या आ जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास? लगाएं जी इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। अब सबके साथ आप वाई वाई लिखेंगे, y, इसके साथ भी y। अब आप जरा गौर करें कि जब आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वी आई वाई कितना है? जीरो। तो आप क्या लिखेंगे? s की जगह पे आप लिखेंगे y। अब ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह पे अब क्या आएगा? प्लस जी। अब जरा आप तवज्जो करें, इधर ए वाई क्या आएगा जी? प्लस जी, क्योंकि आप जमीन से करीब आ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे कोई आएगी तो जितना अर्थ के करीब होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जब हमने इधर पुट करवाया था तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि हम जमीन से दूर जा रहे थे, अब हम जमीन से करीब आ रहे हैं तो इधर प्लस जी आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा जी? y इज इक्वल टू, ये सारा जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्केयर। तो ये आ जाएगा जी आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस। किस केस में? ये स्पेशल केस है बच्चे, जब आप ऊपर से नीचे किसी चीज़ को फेंकेंगे। अच्छा, अब इससे अगर ये इक्वेशन आपको याद हो, आपकी बुक में ना एक साइड इंफॉर्मेशन बनी हुई है, अब आप ज़रा उस चीज़ पे गौर कीजिएगा। स्ट्रोबोस्कोपिक पिक्चर आपकी बुक में दिखाई हुई है। अगर आप किसी बॉल को यूं फॉल करें, यानी कि सीधा गिराएं नीचे ज़मीन की तरफ, ठीक है, किसी चीज़ को, ये फ्री फॉल मूव है, दिस इज फ्री फॉल मूव। किसी चीज़ को यूं गिराएं या बच्चे आप उसको इसी पॉइंट से यूं थ्रो करें, ये आपकी बुक में ना बेटा पिक्चर बनी हुई है, आपने उस चीज़ को लाजमी देख लेना है। ये एज ए MCQs के तौर पर। तो ये देखें, ये आपने फ्री फॉल मूव किया है और ये आपने प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इससे हैरानगी वाली बात क्या है कि जब आप फ्री फॉल मूव करेंगे ना, बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में वो तो फिर भी जीरो है। तो जब अब वी आई वाई जीरो है ना, तो उसका आंसर भी ये सेम ही आएगा। बच्चे ये पिक्चर हमें बताती क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब आप किसी चीज़ को बेशक यूं फॉल करें या थ्रो करें, आप देखें कि मैंने बॉल्स की पोजीशन सेम बनाई है कि फ्री फॉल में और प्रोजेक्शन में दोनों केसेस में 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद बॉडी फासला भी एक जैसा कवर कर रहा है। उसको इस चीज़ से गरज नहीं है कि आपने उसको फॉल किया या प्रोजेक्ट किया है, वो जितने टाइम में फॉल है उतने टाइम में ही प्रोजेक्शन है। दोनों बॉल्स आप, यानी कि आप दो बॉल्स है ना, आप एक ही वक्त में आप उसको फॉल करें और उसी टाइम में दूसरी बॉल को प्रोजेक्ट करें तो वो एक ही वक्त में ज़मीन के साथ आके टकराएंगी, क्योंकि दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम है। ये 1/2 GT स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये अक्सर इंटी टेस्ट में बच्चों को पूछी जाती है कि फ्री फॉल और प्रोजेक्शन की वर्टिकल डिस्टेंस की इक्वेशन हमेशा सेम ही होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बेशक आप किसी चीज़ को ऊपर से गिराएं या प्रोजेक्ट करें, फासला भी सेम तय करेंगी बराबर टाइम में और उनका आंसर भी सेम ही आएगा। तो बच्चे जरा इसको नोट कीजिएगा। तो जी बेटा, अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। जरा आप तवज्जो करेंगे, डायग्राम तो आपके सामने बनी हुई है, लेकिन अब मैं इस जो शुरू में डायग्राम बनी है ना, अब इसको चंक में निकाल के इधर अलग बनाता हूँ डायग्राम। आप जरा तवज्जो कीजिएगा। ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है।
और ये मेरे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज वी आई, और एंगल क्या है जी, थीटा, इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये वी आई का क्या था, एक्स कंपोनेंट, और इसको मैंने क्या नाम दिया था, वी आई एक्स, और ये वी आई का क्या था, वाई कंपोनेंट। अगर मैं वाई कंपोनेंट को पैरेलल शिफ्ट कर दूं इधर, तो ये फिर क्या बन जाएगा इसका, वाई कंपोनेंट। तो ये देखें हेड टू टेल रूल से ऐड हो गया ना, इनिशियल वेलोसिटी वी आई एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। अब मैं इनिशियल वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट निकालूंगा, तो आपको पता ना एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप ये देखें ना जरा ट्राइंगल, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बच्चे जरा निकालें जी, कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास, वी आई एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी आई। तो वी आई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो ये देखें जी, ये इसका आ गया जी एक्स कंपोनेंट। तो ये बात आपने जहन में रखनी है बच्चे, वेलोसिटी का इनिशियल वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब इसी तरह हम साइन थीटा भी निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा आपको याद है ना। तो अब साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी, वी आई वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वी आई। तो बच्चे क्या आ जाएगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई उधर चला जाएगा, वी आई साइन थीटा। तो बेटा ये दो इक्वेशंस आपने जहन में रखनी है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, और वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब इनिशियल वेलोसिटी को वी नोट भी लिख सकते हैं, मैंने वी आई का है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का। अब हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आप जरा इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल सके, लेकिन वो था इनिशियल वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चे आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो सबके साथ एक्स एक्स लिख दें। तो अब आप जहन में रखिएगा कि ए एक्स क्या था, जीरो, तो क्या आ जाएगा जी मेरे पास, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स किसके इक्वल है, ये वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा प्लस ए एक्स जीरो है ना, तो जीरो इंटू टी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो पता क्या चला, इस चीज से हम साबित करना क्या चाह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में आपने देखा है, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वो भी वी आई कॉस थीटा के इक्वल थी, और एक्स एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी वी आई कॉस थीटा के इक्वल है। इससे पता क्या चला कि एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं हुई, दोनों का आंसर सेम है। तो जब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहे तो यही तो वजह है कि एक्स एक्सिस का एक्सेशन जीरो है। तो देखिए हमने कितनी जगह पे ये साबित किया। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे वेलोसिटी का। तो जी बेटा आप तवज्जो कीजिएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो था हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट था इनिशियल, अब हम निकालेंगे फाइनल। तो क्या है जी इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है ना, तो सबके साथ क्या लिखेंगे, वाई वाई, वी आई वाई ए वाई। तो वैल्यू पुट करवाएं जी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूँ, वी आई साइन थीटा, और ए वाई किसके इक्वल है, माइनस जी के, माइनस जी इंटू टी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाला वर्टिकल। अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 याद है तो मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है बच्चे, अगर आपको भूल ना गया हो तो
क्या होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स, अब फाइनल वेलोसिटी का जिक्र कर रहे हैं ना, वी एफ एक्स का स्केयर प्लस वी एफ वाई का स्केयर, यानी कि x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो वैल्यूज पुट करवाएं, क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है आपके सामने, वी आई कॉस थीटा। तो इधर हम वी नोट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वी आई कॉस थीटा लिखेंगे, वी आई कॉस थीटा का स्केयर प्लस वी एफ वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल का स्केयर। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये नोट कर ले, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर, फिर मैंने वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यूज पुट करवा दी। अब हम क्या निकालेंगे जी, डायरेक्शन। तो बच्चे डायरेक्शन के लिए आपको याद है ना क्या फार्मूला हम यूज करते हैं, tan फाई का। तो क्या फार्मूला आएगा जी, tan फाई इज इक्वल टू ऊपर हमेशा y एक्सिस, नीचे हमेशा x एक्सिस। तो बेटा क्या आ जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई किसके इक्वल है, ये लिखा हुआ ऊपर, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स किसके इक्वल है, वी एफ एक्स वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा। तो ये tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, या आप एज इट इज भी लिखा रहने दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो ये आपके पास आ जाएगी डायरेक्शन। तो जी बेटा ये आप देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, आप ये सारे फार्मूले नोट करें। तो जी बेटा अब हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे कि प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर तक गया है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन नोट करेंगे आप, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ये बात जहन में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखेंगे क्योंकि आप एक्स एक्सिस में जितना मर्जी चले जाएं उसको हम हाइट तो नहीं कहेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस एक बॉडी जितना तय करता है इस पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड एच हाइट, इससे ऊपर तो नहीं ना जा रहा वो। तो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब बच्चे जरा आप तवज्जो कीजिएगा, जब हाइट का जिक्र होगा ना तो वाई एक्सिस का जिक्र करेंगे, एक्स एक्सिस का जिक्र नहीं करेंगे। ये बात आप जहन में रखिएगा, पहले तरह इस चीज को नोट कीजिएगा। तो जी बेटा हाइट के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर याद रखने हैं, जब आप बॉडी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो अब आप जरा तवज्जो करें कि वी आई वाई किसके इक्वल होगा, वी इधर मैं लिख देता हूं इसको कि वी आई वाई किसके इक्वल होगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट में। अच्छा जब ये बॉडी ऊपर को जा रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस का वेलोसिटी जीरो है। अब बेशक ये इनिशियल तो थी, लेकिन ये मैं लिख सकता हूँ वी एफ वाई। तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि वी एफ वाई क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब बताएं आप ज़मीन से दूर जा रहे हैं ना, तो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। अब ये पैरामीटर आपने जहन में रखने हैं। तो आइए हम अप्लाई करते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम हाइट निकालेंगे। देखें ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं सर थर्ड ही क्यों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इससे तो हाइट निकल ही नहीं सकती। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सेकेंड से हाइट निकल सकती है, लेकिन वो कब, जब आपको टाइम की इक्वेशन पता हो। लेकिन अभी हमने टाइम फाइंड नहीं किया, बात समझ रहे हैं ना, तो फिर थर्ड ही बचेगी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपने हाइट का जिक्र करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट का जिक्र करना है, तो वाई वाई लिख देंगे सबके साथ। तो ए के साथ भी लिख देंगे आप वाई। तो वैल्यूज पुट करवाएं बच्चे, क्या आ जाएगा, 2ay की वैल्यू क्या है जी, माइनस जी, क्योंकि आप जमीन से दूर जा रहे हैं, माइनस जी। एस की जगह पे क्या लिखेंगे, एच, स्मॉल लिख दें या कैपिटल लिख दें, इससे फर्क नहीं है। वी एफ वाई कितना है, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस 2gh इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर जीरो ही है। तो क्या आ जाएगा, माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
तो बच्चे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर ये 2g मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटा आपने हाइट की इक्वेशन याद रखनी है, h इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। ये 3 पैरामीटर आपने जहन में रखने हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। आइए एमसीक्यू सोल्व करते हैं। एट व्हाट एंगल द हाइट इज मैक्सिमम, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90। अब बच्चे पता क्या कहते हैं जी, साइन 91 होता है, तो जी 90 डिग्री पे हाइट मैक्सिमम है। बच्चे आप देखें ना, 90 डिग्री का मतलब पता क्या है, देखें आपने इस चीज से फेंका, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, बॉडी ऊपर गई नीचे आ गई, तो उसकी हाइट तो फिर जीरो होगी ना। तो 90 डिग्री पे हाइट जीरो नहीं होगी, 30 पे फेंकेंगे, 40 पे फेंकेंगे और 60 डिग्री पे फेंकेंगे, बॉडी की हाइट सबसे ज्यादा होगी। ऐसे नहीं कहना कि जो एंगल सबसे बड़ा है, 90 पे तो बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर 90 डिग्री नहीं है बल्कि 60 डिग्री है, ये जहन में रखना है आपने। ये जो एंगल दिए गए ना, इनमें 60 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम होगी। अच्छा एक बात याद रखनी है कि ये जो हम एंगल थीटा बात कर रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस के साथ है। अगर पेपर में अक्सर इंटी टेस्ट में ये सवाल पूछा जाता है, इफ द एंगल इज विद वर्टिकल एक्सिस, अगर ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ ना हो बल्कि इधर हो वाई एक्सिस के साथ, तो बच्चे याद रखेगा साइन फिर कॉस में चेंज हो जाएगा। तो फिर आपके पास हाइट की इक्वेशन बनेगी, h इज इक्वल टू वी आई स्केयर कोस स्केयर थीटा ओवर 2g। ये नोट के अंदर बात आप लिख लेंगे, अगर एंगल किसके साथ बनेगा, वर्टिकल एक्सिस के साथ। क्योंकि ये इंटीजर्स की बात है तो आपने इसको अलग नोट कर लेना है, वैसे बोर्ड लेवल पे आपने यही बात याद रखनी है। ये एंगल जो थीटा वो एक्स एक्सिस के साथ है, नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, जरा आप तवज्जो करें, इसकी डेफिनेशन देखें। टाइम, द टाइम टेकन, या इस तरह लिखने, द टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम चाहिए, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस, टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम, कितना टाइम चाहिए बॉडी को फासला तय करने के लिए, कहां से कहां तक, ये पॉइंट ए से लेके सी तक। ये बात जहन में रखनी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसको मैंने समिट का नाम दिया है। याद रखें समिट का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, समिट का मतलब क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो ए से लेके सी तक जितना टाइम लगा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम, पॉइंट ए का नाम क्या जी, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस where it hit the ground, where it hits the ground। अब ये बच्चे याद रखिएगा, डायग्राम आपके सामने बनी है, मैं ये देख लें कितना टाइम बॉडी को चाहिए फासला तय करने के लिए। फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ए की बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन, टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड, ये पॉइंट सी की बात कर रहा है, ए से सी तक। ये देखें ए सी का मतलब ये है। तो आइए अब हम इसका प्रूव करते हैं बच्चे। जब आपने बॉडी को फेंका नीचे से, तो बॉडी ऊपर को गई, नीचे आ गई, इसका मतलब उसने एक्स एक्सिस में फासला तय किया, वाई में कुछ देर के लिए उसने फासला तय किया, अल्टीमेटली तो वो फासला जीरो हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि उसने वर्टिकल फासला कोई तय नहीं किया, वाई जीरो है। अब आपने इनिशियल देखना है कि बॉडी उसने फ्लाई करना कहां से शुरू किया है, ए पॉइंट से ऊपर को जा रहा है, जमीन से दूर। तो क्या लिखेंगे, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और इनिशियल कंपोनेंट वी आई वाई किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब हम फर्स्ट देखें, अब फिर वही बात के फर्स्ट इक्वेशन लगेगी, सेकंड या थर्ड तो लगा ही नहीं ना सकते, क्योंकि थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग ही नहीं सकती क्योंकि उसमें टाइम का जिक्र ही नहीं है। फर्स्ट से भी आंसर आ जाएगा, सेकंड से भी आ जाएगा। अब ये देख लें, दोनों से आ सकता है, परेशान नहीं होना, ना रटा मारना है। तो मैं इधर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं क्योंकि आपकी बुक में वो इक्वेशन है, ताकि फिर आप परेशान ना हो, वरना मैं फर्स्ट लगा के भी आंसर निकल सकता है।
ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वाई, और वी आई इसके साथ भी वाई लिख दें इंटू टी प्लस 1/2 ए के साथ भी लिख दें जी वाई इंटू टी का स्केयर। वैल्यूज पुट करवाएं बच्चे। अब वाई कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू वी आई, वाई किसके इक्वल है, वी आई साइन थीटा इंटू टी, वी आई वाई की वैल्यू ये पुट करवा दी ना, इंटू टाइम प्लस 1/2 ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस जी इंटू टी स्केयर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 क्या आ जाएगा, वी आई साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्केयर। ये माइनस वाली पूरी टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी, तो 1/2 जी टी स्केयर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी, सॉरी इधर एक छोटी सी गलती कर गया हूं मैं, इंटू टी आएगा माइनस, तो इधर इंटू टी आएगा, ठीक है, वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्केयर, ये पूरी टर्म मैं इधर ले आया हूं, तो वी आई साइन थीटा इंटू टी। अच्छा बच्चे आप जरा तवज्जो करेंगे, एक टी से एक टी कैंसिल, तो बाकी इधर एक ही टी रह जाएगा ना, ये 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वी आई साइन थीटा ओवर ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, t इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो t इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब ये बात आपने याद रखना है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ए से लेके सी तक का, यहां से लेके यहां तक का ये टोटल टाइम है। अब अक्सर पेपर में एमसीक्यूज क्या आता है जिससे बच्चे गलती करते हैं, वो कहता है फाइंड द टाइम फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द समिट, के टाइम आप निकालें कि पॉइंट ए से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ये जो आंसर है ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यानी कि आप तवज्जो कीजिएगा, ये बात मेरी इधर लिख लें कि ये ना मैं इधर समझा रहा हूं आपको, जरा तवज्जो करें। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये ए से सी जब मैं इसको हाफ करता हूं ना बच्चे, तो ये आ जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। ए से लेके बी तक इतना टाइम लगा, इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, बी से सी तक, ये ऊपर जाते हुए वापस आते हुए वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये बच्चे देख लें, अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो जी आएगा, तो वी आई साइन थीटा 2 वी आई साइन थीटा। तो ये देखें मैंने इस इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए कि ए से लेके बी पॉइंट तक समिट, जिसको हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। अगर पेपर में एमसीक्यू आता है ना, पॉइंट ए से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम निकालें, तो फिर 2 नहीं आएगा, यहां से लेके यहां तक वी आई साइन थीटा ओवर जी, और बी से सी तक वी आई साइन थीटा ओवर जी, दोनों को ऐड करेंगे तो ए से सी तक 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये टोटल टाइम है। ये फर्क याद करना अपने एमसीक्यूज के लिहाज से। अच्छा फिर वही बात, अगर एंगल एक्स एक्सिस की बजाय आ जाए वाई एक्सिस में, तो मैंने आपको अभी बताया कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। एमडी कैट के लिए नोट करें, t इज इक्वल टू 2 वी आई कॉस थीटा ओवर जी। साइन की जगह पे कॉस कब आ जाएगा, जब एंगल बनेगा वर्टिकल एक्सिस के साथ। ये एमडी कैट में इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, आप लोग नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा, हाइट और टाइम के बाद अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करेंगे। याद रखेंगे, हाइट का मतलब है बॉडी ऊपर कितना गया है, रेंज का मतलब है बॉडी दूर कितना गया है एक्स एक्सिस में। तो जब रेंज की बात होगी तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम डिस्टेंस covered by a body in a horizontal direction, कि एक बॉडी ज्यादा से ज्यादा कितना फासला तय करता है। ये मेन पॉइंट है इसका, किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कि एक्स एक्सिस में वो बॉडी कितना ज्यादा फासला तय कर रहा है।
तो याद रखें, अब रेंज हम फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपकी बुक वाला सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे क्या आ जाएगी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब आपने रेंज फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या लिखेंगे, रेंज हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है तो इसके साथ भी x लिख दें, इसके साथ भी x लिख दें। तो s की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, फासला है ना ये, r लिख सकता हूं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब वी आई एक्स किसके इक्वल होता है, आपको याद है मैंने आपको बताया हुआ है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा इंटू टी। अब टाइम की इक्वेशन अभी हम निकाल चुके हैं, आपको याद है इससे पीछे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन निकाली, टी की इक्वेशन क्या थी, 2vi साइन थीटा ओवर जी, 2vi साइन थीटा ओवर जी प्लस 1/2 ax कितना है जी 0, ये ऊपर लिखा हुआ है, इंटू टी स्क्वायर। तो जी बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू वी आई इंटू वी आई स्क्वायर ओवर जी, बाद में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा वी आई इंटू वी आई स्क्वायर ओवर जी 2 साइन थीटा, और ये कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये सारा तो जीरो ही हो जाएगा ना। अच्छा अब जरा तवज्जो की जाए, ये मैथ के अंदर बेटा एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने जहन में रखना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। दिस इज कॉल्ड डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला है ये, डबल एंगल, ये मैथ के अंदर इसका प्रूव आता है। बहरहाल अब हम इसका प्रूव तो नहीं करेंगे, तो फार्मूला क्या आ जाएगा जी, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। अब इस पूरे फार्मूले की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। तो बेटा ये रेंज का फार्मूला आपके पास आ चुका है, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा, ये तो है रेंज का फार्मूला। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम रेंज, तो आइए जी मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो जी बेटा तवज्जो करें, मैक्सिमम रेंज तब भी होगी ना जब ये एंगल 1 के इक्वल होगा, यानी कि जो साइन 2 थीटा ये किसके इक्वल होगा, 1 के, तो फिर ही मैक्सिमम रेंज होगी। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 1, तो साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल है, 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चे बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपकी बुक में ग्राफ भी बना हुआ है, अगर आप तवज्जो कीजिएगा। 45 डिग्री वो एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम है, 45 डिग्री वो एंगल है जिस पर रेंज मैक्सिमम है। तो आइए जरा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें 45 डिग्री रेंज के फार्मूले में, तो क्या आ जाएगा बेटा, r इज इक्वल टू, इसके साथ आप लिखें r के साथ m में x मैक्सिमम, वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा कितना आया 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा जी वी आई स्क्वायर ओवर जी 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो वी आई स्क्वायर ओवर जी, इधर मैं रेफरेंस दे देता हूँ, बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया आपके पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। बच्चे नोट कर लें, r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी, ये आ गया मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। यानी कि अगर साइन 2 थीटा साथ में लिखा है तो ये रेंज का फार्मूला है, अगर सिर्फ ही वी आई स्क्वायर ओवर जी लिखा हुआ तो ये मैक्सिमम रेंज का है। अब हम रेंज का और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू, अब आप जरा तवज्जो करें, वी आई स्क्वायर ओवर जी किसके इक्वल है, r मैक्स के, तो मैं इधर r इज इक्वल टू ये जो वी आई स्क्वायर ओवर जी है इसकी जगह पे r मैक्स लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू r मैक्सिमम इंटू साइन 2 थीटा। ये एमडी कैट में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, तो ये रेंज का और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन है, आपने याद रखना है, r इज इक्वल टू r मैक्स इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा अब आपका इम्तिहान आया है, मैंने हाइट और टाइम में ये बात बताई थी कि ये रेंज कब आई, जब एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, एंड फिर नोट करें इफ द एंगल इज विद वर्टिकल एक्सिस, तो आपको याद है ना मैंने क्या कहा था कि साइन कोस में चेंज हो जाएगा। तो बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे अक्सर लिखते हैं r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा है ना,
तो इधर क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, क्योंकि बच्चों को याद है कि जब एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बनेगा तो साइन कोस में चेंज हो जाएगा। बच्चे ये गलत है, नोट कर लें, इसकी रीज़न मैं बताता हूँ आपको। अब बच्चे हैरान होंगे सर ये क्या बात हुई, आपने हाइट और टाइम में तो बताया था कि साइन कोस में चेंज हो जाएगा जब एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ बनेगा, इधर ऐसा क्यों नहीं है। बच्चे ज़रा तवज्जो करें कि इधर ऐसा क्यों नहीं है। उसकी रीज़न पता है क्या है कि आपने पढ़ा था ना रेंज का फार्मूला vi²/g इंटू साइन 2 थीटा। बेशक एंगल हॉरिजॉन्टल हो, बेशक एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ हो, रेंज का फार्मूला दोनों केसेस में सेम है। उसकी वजह रेंज तो होती ही एक्स एक्सिस में है। उसकी दूसरी रीजन बिकॉज r इज इक्वल टू vi²/g साइन 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 साइन थीटा कोस थीटा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप याद करें कि साइन को कोस में चेंज कर दें, कोस को साइन में, साइन की जगह पे आप लिख दें कोस थीटा, कोस थीटा की जगह पे लिख दें साइन थीटा, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, चीज तो फिर वही बन जाएगी जो कि साइन 2 थीटा के इक्वल है। तो कहने का मकसद यह है कि रेंज के केस में बेशक एंगल बने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, बेशक एंगल बने वर्टिकल एक्सिस के साथ, आपने इसको नहीं देखना, असल पिक्चर ये है। तो वो चीज घुमा के फिर वही आ जानी है। और आपकी बुक में बेटा 3 ग्राफ बने हुए हैं, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। ये ग्राफ मैं इधर बना देता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आप तवज्जो करें कि ये है 30 डिग्री पे आपने किसी चीज़ को प्रोजेक्ट किया है, 30 डिग्री पे। अच्छा जी, दूसरा एमसीक्यूज देखें। मैंने बताया अभी कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, कि जब आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे ना, ये मैं इधर लिख देता हूँ, दिस इज़ 45 डिग्री। तो आपने देखा कि 45 पे जब फेंकेंगे तो रेंज मैक्सिमम है। अच्छा, अब मज़े की बात और बताता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को 60 डिग्री पे फेंकेंगे, ये एंगल है जी 60 डिग्री, तो आपने गौर किया कि जिधर को 30 डिग्री की लाइन थी वही 60 डिग्री वाली लाइन है। मैंने दोनों को ब्लैक कलर में शो किया है, तो पता चला कि 30 और 60 डिग्री पे रेंज सेम होती है। सर ये हम कैसे याद करें? बच्चे याद रखिएगा, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई से भी ऐसे दो एंगल, ये बात आप साइड पे लिख लें। एक तो बात आपने याद रखनी है कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, एक बात ये। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि कोई से भी ऐसे दो एंगल जिनको हम ऐड करें तो आंसर आए 90 डिग्री, उन दोनों एंगल्स पर रेंज हमेशा सेम होगी। अब इसमें आपने याद रखना है कि 0 और 90 डिग्री को ऐड नहीं करना, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा ना। ये जो रेंज का फार्मूला ना vi²/g इंटू साइन 2 थीटा, तो साइन 0 0, 0 और 90 डिग्री नहीं, बस आपने करना इसके अलावा दुनिया जहान का कोई मर्जी पेयर बना लें जिसको जमा करने से एंगल आए 90 डिग्री। आप देखें ना, 60 प्लस 30 कितना होता है 90, 45 ले लें, 55 या उसको भी ऐड कर लें आप, 55 और कितना 55 और 60, 55 और 35 90 डिग्री, ठीक है। तो जी बेटा याद रखिएगा, ये θ1 θ2 जनरल एंगल है, 45 60 30, यानी कि कोई से भी ऐसे दो एंगल 0 और 90 के अलावा आप कोई से दो एंगल्स को जमा करें और आंसर आए 90 डिग्री, उन दोनों एंगल्स पर जो रेंज का आंसर होगा वो हमेशा सेम होगा। और ऐसे दो एंगल जिनको जमा करने से आंसर आता है 90 डिग्री, ऐसे दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चे आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्टाइल वाला सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक भी दें। अगर कोई आपका क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ये आपका हक बनता है, ताकि अच्छी चीज़ दूसरों तक भी पहुँचे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपको कंटेंट इस चैनल पे आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। एक आखिर में ज़रा बात ध्यान में रखिएगा, आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो MD कैट के लिए ना मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है जिसमें मैजिक फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो आपको MD कैट में बड़ा हेल्प देगा। तो आप उस मैजिक फार्मूला ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखिएगा, वो एक फार्मूला जिससे आप रेंज, हाइट और टाइम का रिलेशन
सिर्फ एक फार्मूला याद करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके MD CAD के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें जाएंगे तो आपको मैजिक फार्मूला प्रोजेक्टाइल मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशिर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।